देश की न्यायपालिका के मुखिया सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने एक लेक्चर देते हुए माफ़ी मांगी है सुप्रीम कोर्ट के 1989 के एक फ़ैसले के लिए, जो फैसला महिलाओं को लेकर बाद में इतनी बड़ी आंदोलन के साथ उस फैसले के बाद जो आंदोलन हुआ, उसके बाद बहुत सारे कानून में महिलाओं को लेकर परिवर्तन हुए, वो भी गवई साहब ने बताया। और ये भी बताया कि कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ था और महिलाओं को लेकर वहीं से जो है वो एक मूवमेंट शुरू हुई थी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील RK सिंह साहब हैं। सर, बहुत बड़ा इशू है, इतना पुराना मामला है और अब इतने साल बाद, करीब 45-46 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, 47 साल के करीब, अब गवई साहब जो हैं CJI वो माफ़ी मांग रहे हैं इस केस के लिए। और इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता। हमने सुना पहले चंद्रचूड़ साहब ने माफ़ी मांगी, मतलब अपने पिताजी के 2 फैसले पलटे, लेकिन ये अपने आप में अनूठी बात है। नहीं, जैसे चंद्रचूड़ ने जो माफ़ी मांगी थी HR खन्ना वाले जजमेंट में, उसका इम्पोर्ट कुछ अलग था, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। जैसे इस गवई का ये कहना कि तुकाराम, जिसको हम लोग तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम लोग मथुरा रेप कांड के नाम से जानते हैं, उसमें ये कहना ऊपर भी 45-47 सालों के बाद कि सुप्रीम कोर्ट का ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर था वो जजमेंट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपने प्रीवियस जजमेंट के लिए डायरेक्ट माफ़ी नहीं, लेकिन माफ़ी मांगी है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये इस इंस्टीट्यूशन की उस रॉबस्टनेस को दिखाता है कि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन अपने किसी पास्ट के एक्ट को लेकर के अगर कहीं कुछ गलती हो गई है तो इतना लार्ज हार्टेड है कि वो माफ़ी मांग सकता है। तो ये इस मामले में तो वाकई बहुत लैंडमार्क ये माफ़ी। लेकिन ये मथुरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ महाराष्ट्र का मामला है, तुकाराम है, तुकाराम ऑब्वियसली आरोपी है, मथुरा कहाँ से आया? मथुरा रेप कांड इसको क्यों बोलते हैं? आशीष जी, ये ऑर्डिनरी केस नहीं था। इस केस ने कम्प्लीटली वुमेन मूवमेंट को और रेप के कंप्लीट लॉ को चेंज करके रख दिया। इसका जिक्र बहुत बार नहीं होता है। जो हमारी सिविल सोसाइटी है और लॉ कॉलेजेस हैं, इस मुकदमे के इम्पोर्टेंस को नहीं बताते हैं। हम बहुत ब्रीफ में इस घटना के बारे में बताएंगे और आपके जो दर्शक हैं सरतिया इस शो के बाद उस केस को पढ़ेंगे। इसमें हुआ क्या था कि गढ़चिरौली एक जगह है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। वहाँ पे एक अनाथ बच्ची थी 14-16 साल की। उसके 2 भाई थे। वो बच्ची किसी के यहाँ काम करती थी, उससे उसको मोहब्बत हो गई और वो उसके साथ जाके रहने लगी। अब उसके भाइयों ने उस पर दबाव बनाया, सामाजिक दबाव, कि तुम आ जाओ वापस, क्योंकि उसको पता था ये इतने गरीब है, हमारी शादी नहीं हो सकती। और उससे मोहब्बत भी करती थी और शादी भी होना था। तो ये 1972 की बात है। 1972 में वो पुलिस स्टेशन में जाती है, इसके भाई जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बहन को किडनैप कर लिया, वो माइनर है। पुलिस वाले सबको थाने बुलाते हैं और थाने में उस बच्ची के साथ 2 पुलिस वाले जो हैं रेप करते हैं। अब वो मुकदमा, अच्छा ये कमाल का चीज़ है, रेप एक लड़की का हुआ है। उस लड़की के केस को प्रो बोनो एक महिला ने किया, वसुधा नाम की। उस लड़की के पूरी कहानी को दुनिया को, एक सिविल एक्टिविस्ट थी, वो महिला थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नागपुर की, उन्होंने किया। और इसको नेशनल लेवल पे ले जाने पे लतिका सरकार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उनको जितना बड़ा रोल प्ले की जिसका कोई ये नहीं था। अब वो सेशंस कोर्ट में जो ये बच्ची थी मथुरा, मथुरा नाम दिया गया, उसका नाम, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं, जैसे अभी एक्स कर देते हैं, XYZ कर देते हैं। तो सेशंस कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और एक बहुत अजीब, बहुत डीस्टेबलाइजिंग एंड डायबॉलिकल फाइंडिंग दिया। उसने बोला है कि जिसका हाइमन चूंकि रप्चर था और ये सेक्सुअल इसकी फिजिकल रिलेशंस पहले बने थे, तो ये संभवतः रेप नहीं है। ये अपनी मर्जी से इसने सेक्सुअल जो इंटीमेसी है वो की और अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बाहर आकर के लोगों पे इल्ज़ाम लगा दी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये कंसेंट का मसला वहीं से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के जजमेंट को पलट देता है और 2 कांस्टेबल थे, को 1 साल की सज़ा देता है और दूसरे को 5 साल की सज़ा देता है। तो दूसरा वाला जो कांस्टेबल था, जिसको 1 साल की सज़ा मिली थी, वो बलात्कार इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज ओवर ड्रंक। लेकिन पहला वाला करता है, सीमेन का स्टेन्स है उसके पैंट ट्राउज़र पे भी है, इस बच्ची के कपड़ों पे भी है। अब हाई कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने
एग्जैक्टली जो हमारे सीजीआई ने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। हाईकोर्ट के जजमेंट को पलट देना एक बात है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे वो हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी के कॉन्सेंस को हिला दिया। 3 जजेस ने, जस्टिस यशवंत कुमार की बेंच थी, यशवंत कुमार थे, कैलाशम थे और जस्टिस कुशल थे। उन लोगों ने जो फाइंडिंग दी और हाईकोर्ट के जजमेंट को पलटा, वो कम्प्लीटली इतनी डायबॉलिकल थी कि आप डर जाएंगे सुन करके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये सब की कह दिया कि ये लड़की जो थी वो लूज कैरेक्टर की थी, इसको आदत थी सेक्स की, ये फिजिकल इंटीमेसी करती थी, हाइमन रप्चर नहीं हुआ था, कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंसेंशुअल सेक्स की थी, और उनको बरी कर दिया। चोट के निशान में कहीं चोट के निशान नहीं थे, हाँ, इसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान नहीं थे, इससे माना नहीं जा सकता है कि उस समय इसने हल्ला नहीं किया था, इसने शोर नहीं मचाया था। और जो सिविलाइज सोसाइटी थी ना, उसको ये लगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जाने भी अगर फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कंसेंट को इस तरीके से देख रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा हुआ कि निर्भया कांड से स्केल में बहुत बड़ा था। हाँ, मीडिया नहीं था, लेकिन उस समय से मीडिया नहीं थी। लतिका सरकार जो थी, उन्होंने इस मैटर को उठाया, और उपेंद्र बख्शी जो हमारे CLC के प्रोफेसर भी थे और दिल्ली के वाइस चांसलर भी थे, उपेंद्र बख्शी और लतिका सरकार ने CJI को एक पत्र भी लिखा ओपन, बोला कि आप क्या कंसेंट ऐसे डिसाइड करेंगे? अगर कोई लड़की या लेडी का प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशन है तो डज इट मीन दैट शी इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ एनीवन? और स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अल्टीमेटली 83 में इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज करना पड़ा। जो रेप के लॉ हैं 376, उसमें 4 नए प्रावधान डाले गए कि थाने में, बालगृह में, हॉस्पिटल में कोई महिला अगर जाती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात हुई, पहले रेपिस्ट को, विक्टिम को प्रूफ करना पड़ता था कि उसके साथ रेप हुआ है। जो कंसेंट का नेचर है वो बदल गया, प्लस जो डाउट है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो अब एक्यूज को प्रूफ करना था कि उसने रेप नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और सुप्रीम कोर्ट और लॉ ने, उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद ये तय हो गया कि हाँ का मतलब सिर्फ हाँ नहीं होता है। बहुत बार सिचुएशंस में भी हाँ किया। जी, हम देख रहे थे, जैसे हम देखते हैं इतने सालों से IPC में कई ऐसे, अब BNS में भी हैं कि आप किसी महिला को डरा के, जान से मारने के, परिवार किसी का, तो ऐसे में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है हथियार दिखा के कि वो किसी तरह का विरोध करे। वो तमाम प्रावधान इसी केस के बाद आए, इसी केस के बाद, क्योंकि उसके बाद एक सोसाइटी के दिमाग में जो बात चल रही थी, जो पेट्रियार्की थी, कि हाँ, महिला का हाँ सिर्फ वॉलंटरली नहीं होना है, उसके हाँ के पीछे भी बहुत सारे तर्क होते हैं। जैसे आपने सही कहा, बहुत बार ऐसा होता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके परिवार के सुरक्षा की ये की जाती है, उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप महिला हैं, आपका ये बनता है कि नहीं, आपको हैव टू हैव फिजिकल रिलेशन विद योर हस्बैंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये हाँ जो है ये ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है। यू कैनॉट टेक द बॉडी ऑफ ए फीमेल फॉर ग्रांटेड, because that body and dignity belongs to her, not to you. तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना इस मुकदमे को। जी, तो अभी काफ़ी बड़ी बात है कि इतने साल बाद देश के जो CJI हैं वो न केवल इस मामले को याद रखे हुए हैं, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उठाया जहां पर महिलाओं को लेकर वो लेक्चर दे रहे हैं। ये त्रादशी है और एक उदारता भी है। उदारता इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की महानता है कि उसने अपनी गलती को स्वीकारा। त्रादसी ये है कि 2 दिन पहले हमारे कोर्ट ने ही निठारी हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को बरी भी कर दिया, तो ये पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली हत्या किसने की थी। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी देखना होगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला था मथुरा रेप कांड, और उसकी चर्चा ज़रूर होती रहनी चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।